हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 26 नवंबर 1949 तक की सिलसिलेवार जो प्रोसीडिंग्स थी संविधान सभा में क्या हुआ था वो सारी चीज़ें उन पर डिस्कस किया था। और ये भी अंत में डिस्कस किया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था, उसको अपना लिया था। और संविधान के कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अब इस वीडियो में हम यह देखेंगे वो कौन से प्रावधान थे जो तत्काल 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, तत्काल प्रभाव में आ गए थे। तो और उसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को आगे क्या हुआ, इस वीडियो में हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से संविधान बनकर तैयार जब 26 नवंबर 1949 को हुआ था तो कौन कौन से संविधान के प्रावधान या कौन कौन से अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। तो जो तत्काल प्रभाव से लागू किए थे वो कब लागू किए थे, वो संविधान के जो अनुच्छेद जो तुरंत लागू कर दिए थे तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही जिन्हें लागू कर दिया गया था। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद थे? संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 379, 380, 388, 391, 392, 393, इस तरह से ये 15 अनुच्छेद बनते हैं। यानी इन अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। ये अनुच्छेद किसके बारे में थे? नागरिकता के संबंध में थे। नागरिकता के साथ साथ ये चुनाव आयोग के संबंध में थे, अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में थे। और ये जिस अनुच्छेद के द्वारा लागू किए गए वो 394वां अनुच्छेद था। उसमें कहा गया था कि इन अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया है। तो इसमें इसका उल्लेख था, इसलिए कुछ जो राइटर्स हैं या कुछ जो संविधान के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि 15 के साथ साथ 15 में एक और जोड़ देते हैं, तो ये 16 अनुच्छेद उस समय लागू हुए थे। तो अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उस 24 जनवरी 1950 की बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भाग लिया था। यानी संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और उन्होंने संविधान जब बनकर तैयार हो गया था तो संविधान की 3 प्रतियां थी और संविधान की एक प्रति तो अंग्रेजी की हस्तलिखित प्रति थी, एक हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी और एक अंग्रेजी की मुद्रित प्रिंटेड प्रति थी। तो संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी संविधान सभा में जो उस दिन 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य उपस्थित हुए थे, उन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? यानी संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और सबसे पहले किसने किए? यानी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। यानी भारत का राष्ट्रपति किसे चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। यानी ये बैठक हुई थी, 284 सदस्य थे, हस्ताक्षर हुए और फिर अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके साथ साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया। और राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गान को भी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान जनगण मन, उसको भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने अपना लिया। मैंने पहले भी एक तथ्य बताया था आपको कि राष्ट्रीय झंडे को, तिरंगे को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन कब किया, तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन 16 मई 1949 को किया था। यानी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन 16 मई 1949 को किया था। राष्ट्रमंडल क्या है, ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न बनता है। राष्ट्रमंडल क्या है कि राष्ट्रमंडल उन देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटेन के अधिकार में रहे थे। तो भारत ने 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भी अनुमोदन कर दिया था। 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण बातें हुई थी, ये कार्रवाई हुई थी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने अपनाए थे। इनको राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पहले हस्ताक्षर करने वालों में पंडित नेहरू थे और अंत में हस्ताक्षर करने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। अब बात यह आती है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ। तो ऐसा कौन सा रीजन था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो सकता था, तो ये इसको लागू उस समय क्यों नहीं किया गया। अब यहाँ पर यही बात है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू क्यों किया गया। इसके लिए हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जब 1929 में, यानी दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। और देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को ही हर वर्ष मनाया जाता रहा। इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व दर्शाने के लिए और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाने के लिए हमें कोई ऐसी डेट चाहिए थी, हमें कोई ऐसी तारीख का इंतजार था, एक तारीख की इच्छा थी जो इतिहास में महत्वपूर्ण तारीख हो। तो वो 26 जनवरी थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया। और स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को ही हर वर्ष 1947 से मनाते आ रहे थे, इसलिए हमने 26 जनवरी को संविधान को लागू किया। 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को देश क्या बन गया था, गणतंत्र बन गया था। यानी संविधान के जो सभी अनुच्छेद थे वो सभी अनुच्छेद कब लागू कर दिए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। और 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का मुखिया या देश का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है। ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और देश गणतंत्र बन गया। अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं संविधान से संबंधित जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे, संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसके बाद से हर वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते आ रहे थे। यानी किस रूप में मनाते आ रहे थे, विधि दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। और तो भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को यह फैसला लिया कि
19 नवंबर 2015 को फैसला लिया कि भारत में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए और जनता के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 19 नवंबर यानी 2015 से लेकर 26 नवंबर को हर वर्ष अब किस दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं? हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। संविधान दिवस यानी कहने का तात्पर्य है कि 2015 से 26 नवंबर हर वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं कि जब संविधान बन गया तो संविधान को किसने लिखा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि संविधान को लिखा किसने था। तो जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, एक व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ही व्यक्ति का नाम है। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बात की। इनकी जो राइटिंग थी, ये बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे, बहुत अच्छी इटैलिक स्टाइल में इनकी राइटिंग थी, अच्छी राइटिंग लिखते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे बात की कि आपको भारत का संविधान लिखना है। संविधान लिखने के लिए आपको यानी क्या फीस चाहिए? तो इन्होंने संविधान लिखने के लिए फीस लेने से मना कर दिया और यह कहा गया कि मेरी एक शर्त है कि जब मैं संविधान लिखूंगा तो संविधान के हर पेज पर नीचे मैं अपना नाम लिखूंगा, मुझे ये परमिशन दी जाए, अलाउ किया जाए। और संविधान के अंतिम पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा, अपने साथ साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और सभी ने, यानी भारत सरकार ने इनको अलाउ कर दिया। तो संविधान को इटैलिक स्टाइल में एक महत्वपूर्ण कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, अपने हाथ से लिखा था। और तथ्य यह भी निकलकर सामने आते हैं कि निब के पेन से उन्होंने संविधान को लिखा था। और 432 निब यानी 432 निब उस समय प्रयोग में आई थी। जब संविधान लिखा था तो 432 निब का प्रयोग उस समय संविधान को लिखने में किया गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा और इसको सजावट का काम, फूल पत्ती, बेल बूटे, किसने सजावट का काम किया था? शांति निकेतन के 2 कलाकार थे। उन कलाकारों ने भारतीय संविधान की सजावट का काम किया था। वो कौन कौन से कलाकार थे, उनका नाम क्या था? नंदलाल बोस, यानी शांति निकेतन के जो कलाकार थे, शांति निकेतन के कलाकार, निकेतन के कलाकार थे। उनमें एक तो नंदलाल बोस थे और एक थे बिहुहर राम मनोहर सिन्हा। बिहुहर राम मनोहर सिन्हा, इन 2 व्यक्तियों ने संविधान के आसपास, जब पेज के आसपास लिखा हुआ था तो फूल पत्ती, बेल बूटे वगैरह सजावट का काम इन 2 कलाकारों ने संविधान की सजावट का काम किया था। संविधान की प्रस्तावना को भी किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा ने उसकी सजावट का काम किया था। हिंदी की जो प्रति थी वो संविधान की, वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। यानी किसने लिखी थी? बसंत कृष्ण वैद्य। यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तो इंग्लिश की जो प्रति थी उसको हाथ से लिखा था। हिंदी की बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी और नंदलाल बोस ने उसकी सजावट का काम किया था। संविधान सभा ने हाथी को संविधान की प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था। यानी हाथी को संविधान की प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था। और जब संविधान
लागू हो गया था, संविधान बन गया था। तो अंत में ये बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, जो शब्दों के आधार पर भी, अनुच्छेदों के आधार पर भी भारत का दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट यानी सबसे बड़ा और लंबा संविधान था। तो उसमें जब बन गया था तो कितने अनुच्छेद थे? उसमें 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। और उसमें सूचियां कितनी, अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। शब्द कितने थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिलचस्प सी बात है कि उसमें शब्द कौन से? अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी वर्जन के, अंग्रेजी संस्करण के शब्द थे वो 1,46,385 शब्द थे। भारत के संविधान में जो अंग्रेजी का संस्करण बनकर तैयार हो गया था उसमें 1,46,385 शब्द थे। और फिर आज भारत के संविधान में अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसमें जो अध्याय हैं या भाग हैं, जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, आज इसमें 25 भाग हो गए हैं। 25 भाग हैं। ये 3 भाग इसमें बाद में भाग 4A, 14A और 9A, 4A, 9A और 14A, ये 3 भाग इसमें बाद में जोड़ दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में संविधान में 300 इसके जो भाग हैं वो 25 भाग हैं। अनुच्छेद संशोधन करके अनुच्छेदों की संख्या भी काफी बढ़ गई है, लेकिन वो अनुच्छेद इन्हीं अनुच्छेदों में समावेशित किए गए हैं कि एक पार्ट 1, पार्ट 2, सब पार्ट, इस तरह से 470-75 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन फिर भी इनको 395 ही रखा गया है। और अनुसूचियां, इसमें 4 अनुसूचियां और जुड़ गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये संविधान इस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो संविधान बनकर तो तैयार हो गया। अब संविधान ये एक ऐसा संविधान था जो भारतीय लोगों ने, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय लोगों की जरूरतों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। एक मौलिक संविधान था। लेकिन फिर भी कुछ संविधान सभा के आलोचक ये तथ्य देते हैं, ये बात कहते हैं और इन अपने तथ्यों के आधार पर संविधान सभा की आलोचना करते हैं कि जिस सभा ने संविधान को बनाया था वो संविधान सभा ही ठीक नहीं थी। तो किन किन बातों के आधार पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है, मैं एक एक करके आपको ये बताना चाहूंगा कि संविधान सभा की आलोचना करने के पीछे यानी कौन कौन से तथ्य इसके आलोचकों ने दिए थे। तो ये भारतीय संविधान सभा की आलोचना, और भारतीय संविधान सभा की आलोचना के बारे में क्या क्या बातें कही गई थी कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान सभा के बारे में कहा गया कि संविधान सभा क्या थी? प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, कि ये अंग्रेजों के एक कानून के द्वारा जो कैबिनेट प्रपोजल, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कानून लाया गया था उसके आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी। इसमें भारत के जो प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि तो थे, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। यानी इन प्रतिनिधियों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा नहीं हुआ था, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं जो व्यक्ति चुनकर संविधान सभा में आए वे उसी तरह से चुनकर आए थे और भारत के वे ही प्रोमिनेंट प्रमुख व्यक्ति थे। यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर भी उनको चुना जाता तो भी ये ही व्यक्ति सभा में चुनकर आते, ऐसी सभी की संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बेशक चाहे वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका चुनाव नहीं हुआ हो, फिर भी ये भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नंबर 2 पर प्रभुसत्ता का अभाव, कि ये कहा गया है कि संविधान सभा के पास प्रभु सत्ता नहीं थी, कि ये तो अंग्रेजों के कानून के द्वारा एक सभा बनाई गई थी, जो अंग्रेजी संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने जिसका गठन किया था, उस संसद के कानून के द्वारा इसका गठन किया गया था। और जब चाहती ब्रिटेन की संसद इसको रद्द भी कर सकती थी। लेकिन इस बात को बिल्कुल ठीक रूप से हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि चाहे उसका निर्माण बेशक ब्रिटिश कानून के द्वारा हुआ हो, लेकिन संविधान सभा ने अपने ही हिसाब से देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्यवाही चलाई और बिना किसी दबाव के भारतीय लोगों के लिए उचित संविधान का निर्माण किया। नंबर 3 पर समय की बर्बादी, यानी कई लोग, विशेष रूप से संविधान सभा के ही एक सदस्य हैं वो निराजुद्दीन अहमद। तो निराजुद्दीन अहमद ने तो ये कहा कि संविधान सभा ने संविधान को बहुत
समय के बाद बनाया, संविधान को बनाने में काफी समय लग गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए यानी भारतीय रुपए खर्च आए थे। लगभग कितने? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। यानी एग्जैक्ट फिगर ये मानी जाती है 63,96,729 रुपए संविधान को बनाने में खर्च हुए, तो इसको लगभग करके 64 लाख रुपए मान लिए जाते हैं। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो निराजुद्दीन अहमद जो संविधान सभा के ही सदस्य थे, उनका कहना है कि भारत के संविधान को संविधान सभा ने कई वर्षों में बनाया। संविधान को बनाने में बहुत अधिक समय का प्रयोग किया था, यानी बहुत ज्यादा समय लिया, इसलिए उस संविधान सभा ने समय की बर्बादी की थी। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका का संविधान केवल 4 दिन में बन गया, 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था और अमेरिका का संविधान। लेकिन हम ये नहीं कह सकते। तो निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा को और विशेष रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी का नाम दिया है कि अपवहन समिति है, इसने तो समय की बहुत ज्यादा बर्बादी की है। लेकिन हम इस तथ्य को ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि एक अच्छा और मौलिक संविधान बनाने में समय तो लगता ही है। अब इन्होंने अमेरिका के संविधान का एग्जाम्पल दिया है जो 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और उस को हम थोड़े 5, 10, 20 मिनट में ही और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। तो वो छोटा संविधान है, छोटे संविधान को बनाने में कम समय तो लगता ही है। तो इसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व। कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था और किसी दूसरे राजनीतिक दल का विशेष प्रभुत्व नहीं था। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बेशक कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि उसी समय देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में विशेष भूमिका किस राजनीतिक दल की थी? कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस के नेताओं का तो प्रभुत्व रहेगा ही। इसके आलोचकों में ये ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिका के संविधानविद थे। ग्रेनविल ऑस्टिन उन्होंने कहा, उन्होंने संविधान लिखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। उसमें लिखा है कि उस समय जो संविधान सभा बनाने का प्रमुख राजनीतिक दल था वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही संविधान सभा थी और कांग्रेस ही भारत थी, यानी संविधान सभा ही भारत थी। तो उन्होंने ये तथ्य दिया है, हम इसको पूर्णतः ठीक नहीं मान सकते। नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। कुछ आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का ही प्रभुत्व था, उसमें किसानों का, मजदूरों का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं था। यानी संविधान को बनाने में वकीलों और राजनेताओं का ही ज्यादा यानी प्रभुत्व रहा था, उनकी ही ज्यादा भूमिका थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम इस बात को भी ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि संविधान पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी कानून जो बनाए जाते हैं, यदि उस कानून बनाने वाली सभा में राजनीतिज्ञ और विशेष रूप से वकील होंगे तो इस तरह के कानून अच्छी तरह से बनाए जाएंगे, क्योंकि कानूनों के जानकार लोग यदि कानून बनाएंगे तो उससे देश का बहुत ज्यादा भला होगा। तो नंबर 5, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा में केवल हिंदू ही थे। तो ऐसा कहने वालों में जॉन साइमन व्यक्ति थे, जो कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं की संविधान सभा थी। एक लॉर्ड विस्काउंट नाम के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि संविधान सभा में केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था, संविधान सभा तो हिंदुओं का ही निकाय था। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि संविधान सभा में और भी दूसरे जो संप्रदाय के लोग थे वो भी थे। मोहम्मद सादुल्ला आप जानते हैं प्रारूप समिति के सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा के सदस्य थे और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो ये कहना भी उचित नहीं है। अब मैं अंत में यह उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत की संविधान सभा ने भारत के लिए एक मौलिक और एक अच्छे देश के लोगों के लिए और उस समय की परिस्थितियों और समय को ध्यान में रखकर देश का कल्याण करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों का आगे जीवन सुचारू रूप से चले, इस तरह से एक अच्छे संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान के निर्माण की जो सीरीज है वो उसके कई भाग हमने बनाए हैं, वो यहाँ पर फिनिश होती है। धन्यवाद।